नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले हेडलाइंस। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। मुंबई में 31 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुप्रीम कोर्ट ने दिया काला धन रखने वाले सभी लोगों का नाम बताने का आदेश। सरकार से कहा कल तक दें सारी जानकारी। दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज। राष्ट्रपति ने मंजूर की उपराज्यपाल की सिफारिश। जम्मू कश्मीर और झारखंड में पहले दौर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी। और गुजरात में चक्रवाती तूफान नीलोफर के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात। राज्य सरकार ने उठाए जरूरी कदम। और देखते हैं इस घंटे की पहली खबर। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। राजधानी मुंबई में बीजेपी विधायक दल की आज हुई बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी 31 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा, ये भी तय हो गया। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस मुलाकात में उनके साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी जेपी नड्डा भी मौजूद थे। राजभवन में गए प्रतिनिधि मंडल में राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर समेत पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल थे। महाराष्ट्र की जनता को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के अंदर सुशासन लाया और देश को विकास की ओर अग्रसर किया, उसी मार्ग पर चलते हुए महाराष्ट्र को एक पारदर्शी और विकास की ओर ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे और हमारे सारे छोटे सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर हम लोग इस विकास की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। इससे पहले मुंबई में विधान भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में माननीय एकनाथ खड़से जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन सुधीर मुंगटवार जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। उसके पश्चात इसका समर्थन माननीय विनोद तावडे साहब ने किया और पंकजा मुंडे ने किया और विधायक दल ने इस नाम को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। विदर्भ से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले देवेंद्र फडणवीस ने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से की। नागपुर में वो युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष बने। इसके बाद 1992 और 1997 में वो लगातार 2 बार पार्षद भी चुने गए। महज 27 साल की उम्र में वो नागपुर के मेयर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। इस बार लगातार चौथी बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है। वो 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। इस बीच दिन भर मीडिया में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर कयासों का दौर भी चला, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से का नाम भी सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता बीजेपी का चुन लिया गया है और उनके मुख्यमंत्री बनने की राह भी अब साफ हो चुकी है। कुछ ही देर पहले उपराज्यपाल से राज्यपाल से महाराष्ट्र के राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात भी की है अपने दावे को लेकर। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 लोग हैं। हमारे खास सहयोगी श्याम सुंदर हैं और इसके अलावा बीजेपी के नेता विजय गोयल भी हमारे साथ हैं। विजय गोयल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल श्याम सुंदर से जरूर करना चाहूंगी। श्याम सुंदर, तमाम सीनियर और जूनियर लीडर्स थे दावे में, लेकिन आखिर फडणवीस के नाम पर मुहर कैसे लगी और कैसे बाकियों को मनाया गया? देखिए, जहाँ तक फडणवीस का सवाल है, वो विदर्भ के इलाके से आते हैं और ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जब वो विधायक के तौर पर विधानसभा में थे तो उन्होंने विदर्भ के मुद्दे जो हैं वो जोर शोर से उठाए। लेकिन उनका जो अनुभव है वो माना जाता था कि विदर्भ तक ही सीमित है और महाराष्ट्र जितना बड़ा स्टेट है उसको लेकर अगर बात करें तो बीजेपी के पास और कई बड़े नाम थे। एकनाथ खड़से की अगर बात करें तो वो विपक्ष के नेता थे।
विनोद तावड़े की बात करें तो वो भी वरिष्ठ नेता थे, और सबसे ऊपर नितिन गडकरी का नाम जो केंद्र में मंत्री हैं, पहले महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, और क्योंकि पूरी मेजॉरिटी, पूरा बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, तो ये भी माना जा रहा था कि अगर गठबंधन की ही सरकार चलानी है तो वैसे में एक ज़्यादा अनुभवी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से चुना गया वो बिल्कुल उसी तर्ज पे चुना गया जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में चुना गया है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, उनको पूरी तरह से, एक तरह से उनको पूरी तरह से कमान दी जाए, चाहे वो राज्यों में सरकारों की बात हो या फिर केंद्र में बीजेपी पार्टी की भी अगर बात करें तो अमित शाह उन्हीं की चॉइस रहे हैं जब वो पार्टी प्रेसिडेंट बने। तो पूरी तरह से, और ये शायद सही भी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत मिला है, वैसे में वो जरूर चाहेंगे कि वो जिन पॉलिसीज को लाना चाहते हैं उसमें अगर आपने एक बात स्पष्ट की श्याम कि केंद्रीय नेतृत्व की चॉइस रहे हैं ये फडणवीस, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी बीजेपी के पास बहुमत की संख्या नहीं है, तो बिना संख्या के सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी? क्या अल्पसंख्यक की सरकार होगी? देखिए, अल्पमत की सरकार भी चल सकती है, लेकिन अभी तुरंत ऐसा कोई दबाव बीजेपी के ऊपर नहीं है, क्योंकि एनसीपी ये घोषणा कर चुकी है कि कल को अगर शक्ति परीक्षण की नौबत आती है तो वो एब्सटेन करेंगे। तो इसलिए उस स्थिति में बीजेपी पर ऐसा दबाव नहीं है कि कल ही उन्हें तुरंत इस पर कोई फैसला लेना होगा, और इस तरह से उनको समय मिल जाएगा, चाहे वो शिवसेना के साथ जाएं या फिर वो कुछ इंडिपेंडेंस को लेके सरकार चलाना चाहें या फिर एनसीपी के साथ जाना चाहें। तो एनसीपी एक ऐसा तुरुप का पत्ता बीजेपी के पास अभी है जिसके लिए उन्हें कोई तुरंत कोई कीमत देनी नहीं पड़ रही है, लेकिन उनके पास समय मिल रहा है जिससे कि वो। लेकिन ये भी सच है श्याम कि एनसीपी ने ये भी कहा है कि अगर बहुमत साबित करने का सदन में मौका मिला तो वो वॉकआउट करेंगे, वो उस समय सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। इस तरह की भी बातें आ रही हैं एनसीपी की तरफ से। हम रुख करते हैं विजय गोयल साहब का। सबसे पहले तो विजय गोयल जी, बहुत बहुत बधाई, आप लोगों की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में, लेकिन आप लोगों ने मुख्यमंत्री चुन लिया, मगर सरकार कैसे चलाएंगे इसको लेकर अभी भी थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों के पास सरकार चलाने भर का बहुमत नहीं है, संख्या नहीं है। नहीं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे बहुमत नहीं हो किंतु बहुमत की ओर है। आपने देखा होगा एनसीपी भी कह रही है कि क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए, तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वे इस बात का समर्थन कर रहे हैं। और अभी सामना अखबार में भी हमने देखा कि शिवसेना भी इस बात को कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करेगी। तो मैं समझता हूं कि इस समय लोगों को एक बदलाव की ज़रूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया है अब बदलाव करने का, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो महाराष्ट्र के अंदर विकास करेगी, भ्रष्टाचार को दूर करेगी, और जिस तरीके से आम आदमी की शिकायतों को सुना नहीं जा रहा था, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होगा। तो अभी बहुमत की बता दी, लेकिन हमारा सवाल अभी भी बरकरार है विजय गोयल जी, वो ये है कि आपने कहा कि शिवसेना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन शिवसेना अपनी तरफ से कड़ी शर्तें रख रही है। क्या उन शर्तों को मानने के लिए बीजेपी तैयार है? देखिए, एक बात बड़ी तय है, हम बीजेपी को तो सिर्फ एक बात देखना है कि किस तरीके से स्थायी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बने, और वो सरकार ऐसे बने जिससे कि विकास हो, ना कि कोई झगड़े हों। तो जाहिर तौर के ऊपर किसी भी पार्टी को जिसका भी हम समर्थन लेंगे, वो अपनी जो बात रखेगी उस बात को भारतीय जनता पार्टी सुनेगी, और उसके बाद उसमें से ही समाधान निकलेगा। और मुझे इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि ये समाधान नहीं निकल पाएगा, चाहे हम किसी का भी समर्थन लें और किसी के साथ भी जाएंगे। लेकिन क्या समाधान निकाला जा चुका है या अभी प्रक्रिया जारी है बातचीत की? मैं समझता हूं अभी बातचीत की प्रक्रिया जारी है, और शिवसेना तो अभी हमारे साथ केंद्र सरकार में गठबंधन में बकायदा बनी हुई है। उनके सभी सांसद, प्रधानमंत्री जी ने जो दिवाली मिलन का कार्यक्रम किया था उसमें उपस्थित थे, इसलिए कोई किसी प्रकार की इलविल की मैं गुंजाइश नहीं देखता हूं। और मुझे लगता है कि जो मैंडेट दिया है जनता ने, सब उसका सम्मान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फडणवीस जी के नेतृत्व में अच्छी, मजबूत और स्थायी चलेगी। फिलहाल इस समय आप लोग संख्या बल के आधार पर कहां पर मौजूद हैं? 122 सीटें आप लोग जीत कर आए थे, बाकी सहयोगियों के बारे में और जो दूसरे निर्दलीय हैं उनसे किस तरह की बातचीत चल रही है?
देखो, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें लगभग निर्दलीय जो हैं सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और जो जहां तक शिवसेना का सवाल है उसका रुख भी नर्म है और वो भी चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर एक स्थायी सरकार बने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश को नेतृत्व दिया है और अब फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं समझता हूं केंद्र और राज्य का अच्छा तालमेल से सरकार चलेगी। आखिरी सवाल तो और मुझे जानना किसी चाहूंगी, प्रकार आप की लोग कोई बार बार दिक्कत ये दावा सरकार कर के रहे हैं बनने कि में आप और उसके बेहतर चलने में सरकार देंगे, पुरानी तमाम सरकारों से आपकी सरकार बेहतर होगी, और आपने उन चुनौतियों का भी जिक्र किया जिसे अपनी प्राथमिकताओं के तौर पर बीजेपी देख रही है। लेकिन सवाल ये है कि हालांकि मुख्यमंत्री का दावेदार चुन लिया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिर भी जो तमाम बड़े बड़े नाम उभर कर सामने आ रहे थे, चाहे वो एकनाथ खड़से का मामला की बात हो, चाहे वो गडकरी साहब की बात हो, या फिर पंकजा मुंडे की बात हो, उन तमाम लोगों को क्या आश्वासन देकर चुप कराया गया है और कैसे उन्हें समझाया गया है? देखिए, जहाँ तक समझाने और उसकी बात है तो विधायक दल ने फडणवीस साहब को अपना नेता चुना है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि सभी लोग परिपक्व थे और ये जो जीत है वो सबकी सामूहिक जीत है। अगर 4 लोग अच्छे वहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए थे, जैसा कि फडणवीस साहब ने कहा भी मेरे से बेहतर भी लोग हो सकते थे, चाहे वो नितिन गडकरी हों, एकनाथ खड़से हों, मुंगटीवार हों, पंकजा मुंडे हों, कोई भी हों, उन सब ने एक मत होकर फडणवीस जी का नाम प्रस्तावित किया और वो चुने गए। और मैं समझता हूँ फडणवीस जी के पास अच्छा अनुभव है, वे मेयर रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनको संगठन का अच्छा अनुभव है। अभी उनकी अध्यक्षता में ही महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया है और नितिन गडकरी जी और बाकी जो लोग हैं वो उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए विजय गोयल साहब, और श्याम सुंदर आपका भी धन्यवाद। तो देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता महाराष्ट्र में, और कुछ ही देर पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर दावेदारी भी पेश की है सरकार बनाने की। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही बीजेपी की सरकार राज्य में देखने को मिलेगी। कहा यह जा रहा है कि 31 अक्टूबर को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के ये जो ओथ सेरेमनी है उनकी, वो भी होने वाली है। इसी के साथ आज की पहली खबर में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने के फैसले पर हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग की आज खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बीते 5 महीने के दौरान दिल्ली पर फैसला क्यों नहीं लिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होने वाली है। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से अभी तक सरकार नहीं बनाने की वजह पूछी है। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है, जिसमें बीजेपी को सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही गई है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि राष्ट्रपति जी ने एक चिट्ठी लिखी है एलजी को और उन्हें कहा है कि आप सरकार बनाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अब एलजी उसकी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। सरकार ने अदालत को बताया है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार गठन के लिए बीजेपी को बुलाए जाने के उपराज्यपाल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन बीजेपी अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हमारा 3 महीने से एक ही जो दृष्टिकोण है और जो हमारा मत है वो बिल्कुल साफ है। अगर निर्वाचन आयोग चुनाव की बात करेगा, हम चुनाव में जाने के लिए कभी भी तैयार हैं। यदि ऐसा होता है तो बड़े दल होने के नाते हमको बुलाएंगे तो उसकी विवेचना करेंगे और समय आने पर उसका जवाब देंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, जबकि नंबर उनके पास नहीं है, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख पहले दिन से स्पष्ट कर रखा है। आज अगर आम आदमी पार्टी भी चुनाव की बात कर रही है तो मजबूरी में कर रही है, क्योंकि कांग्रेस उसको समर्थन दे रही है। अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो हारेगी, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी ने पूरी दिल्ली को गर्त में धकेल दिया है। सारी दिल्ली के अंदर आज त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई थी। बीजेपी गठबंधन 32 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन सरकार गठन के लायक संख्या उसके पास नहीं थी।
अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन के शासन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से राष्ट्रपति शासन लागू है। प्रणव गोस्वामी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सभी खाताधारकों के नाम बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने विदेशों से मिले सभी खाताधारकों के नाम सीलबंद लिफाफे में कल तक अदालत को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार दूसरे देशों से की गई संधियों की परवाह न करे। सोमवार को केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में काले धन से जुड़े 3 नाम पूरक हलफनामे के जरिए अदालत को सौंपे थे। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन से जुड़े सिर्फ 3 नाम जाहिर करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार से बुधवार तक सभी नाम सौंपने को कहा है। सरकार ने अदालत के सामने दलील दी कि नाम जाहिर करने से विदेशों से संधि टूट सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सभी नाम उसे सौंपे जाए और आगे की जांच अदालत कराएगी। उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि कल सुबह तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट को सारे नाम, जितने भी नाम जर्मनी या फ्रांस या कहीं से भी विदेशी बैंकों में हिंदुस्तानी नागरिकों के अकाउंट्स के आए हैं, वो सारे नाम कम से कम कोर्ट को कल तक दे दिए जाएं। सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 27 जून को पूरी सूची काले धन मामले की जांच कर रही SIT को सौंपी जा चुकी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। इस बीच विपक्षी दलों ने काले धन के मुद्दे पर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। जो लॉ मिनिस्टर 2011 में एक बात कहते थे, वही लॉ मिनिस्टर बनने के बाद में अब उनकी कानून की व्याख्या दूसरी हो गई। तो हमने कहा कि पूरा का पूरा पैसा काला धन भारत के अंदर आना चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान वायदा किया था। सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले 3 भारतीयों के नाम बताए थे, जिनमें प्रदीप बर्मन, राधा टेम्बुलू और चमन लाल लोढ़िया शामिल थे। इसके पहले सरकार ने कहा था कि वो 136 लोगों के नाम कोर्ट को सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और वियतनाम आर्थिक संबंधों के साथ अपने रणनीतिक संबंध भी बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यून तंग जून की आज दिल्ली में मुलाकात के दौरान ये बातें हुई हैं। दोनों ही देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और वियतनाम के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि ये समझौते सांकेतिक हैं और बहुत कुछ इनके बाहर भी हो रहा है। भारत और वियतनाम में हुए अहम समझौतों में नालंदा विश्वविद्यालय में भागीदारी और सहयोग, वियतनाम के पुरातात्विक महत्व के मंदिरों का रखरखाव और वियतनामी रक्षा मंत्रालय में अंग्रेजी और सूचना तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण शामिल है। इनके अलावा दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने, मीडिया में सहयोग और वियतनाम के तेल कुओं सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। रक्षा क्षेत्र में वियतनाम के साथ सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वियतनाम की सेना और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत हमारे चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम, संयुक्त अभ्यास और डिफेंस इक्विपमेंट में सहयोग का और विस्तार होगा। भारत और वियतनाम में इस बात पर भी सहमति बनी है कि सामुद्रिक व्यापार और परिवहन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दोनों देशों ने इस पर साझे तौर पर दुनिया में अभियान चलाने का फैसला किया है। इसका इशारा दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी को रोकने की तरफ था। भारत और वियतनाम ने 2020 तक आपसी व्यापार को $15 अरब तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मंगलवार को मुलाकात की। इसके पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिली थी। इस बार वियतनाम ने भारत को जो तेल कुएं दिए हैं वह विवादित क्षेत्र से बाहर हैं और चीन इस पर आपत्ति नहीं उठा सकता। दरअसल वियतनाम की इच्छा ये है
कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारत अपनी मौजूदगी को बढ़ाए और वहां के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करे ताकि एशिया में शांति की स्थापना हो सके और एकाधिकार को चुनौती दिया जा सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। दिल्ली में भी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आयोग ने अधिसूचना जारी की है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 15 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड में भी पहले दौर के मतदान में 13 सीटों पर इसी दिन वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में पहले दौर के लिए 5 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। आयोग ने दिल्ली में भी विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। दिल्ली में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मेहरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर की विधानसभा सीट हैं। तीनों सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस संगठन के चुनाव पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। उन्होंने संगठन के चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। राहुल गांधी ने पार्टी चुनाव में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी बढ़ाने की बात भी कही है। कांग्रेस संगठन चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में एक अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के अलावा पार्टी महासचिवों, राज्यों के पार्टी अध्यक्षों और प्रभारियों ने शिरकत की। संगठन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करके चलना और आगे बढ़ना। सदस्यता भी इसीलिए हुआ करती है। कांग्रेस में चुनाव कोई नई बात नहीं है। बहुत बार चुनाव हुए हैं और ऐसे चुनाव भी हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो इस देश की किसी दूसरी पार्टी में नहीं हुए। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष दलों से एकजुट होने की अपील की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर राज्य में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में वाम दलों समेत तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हाथ मिलाना चाहिए। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोला है और इसे लेकर भी कांग्रेस में चिंता है। मन्नान ने बताया कि कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्षा से हुई मुलाकात में राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाने पर विचार पेश किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश को कमजोर करने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज गृह मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्धमान विस्फोट मामले की जांच और देश में फैले JMB नेटवर्क की जानकारी भी उन्हें दी। अजित डोभाल ने सोमवार को वर्धमान में हुए विस्फोट स्थल का दौरा किया था। वर्धमान विस्फोट मामले की जांच में JMB के पश्चिम बंगाल, असम और दक्षिण भारत समेत देश भर में 25 से 30 मॉड्यूल होने की आशंका है। गुजरात में चक्रवाती तूफान नीलोफर के खतरे को देखते हुए NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान के शुक्रवार को गुजरात तट को पार करने की आशंका है। राज्य सरकार ने तूफान से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और तटीय इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। अरब सागर में उठा समुद्री चक्रवाती तूफान नीलोफर तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों में जुटी है। NDRF की 7 टीमें गांधीधाम, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल और राजकोट में तैनात हैं। भुज में 2 टीमें हैं। नाव के अलावा बचाव उपकरण इन इलाकों में पहुंचाए गए हैं। वहीं वडोदरा, पुणे और भटिंडा में NDRF की 3 बटालियनों को अलर्ट किया गया है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल तूफान से निपटने की तैयारियों की निगरानी कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही तटरक्षक बल, सेना और नौसेना को मदद के लिए तैयार रखा गया है। अनुमान है कि तट में पहुंचने के बाद तूफान की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन इसका असर पश्चिमी और मध्य भारत पर पड़ेगा। इससे पहले देश के पूर्वी तट पर 12 अक्टूबर को आए चक्रवाती हुदूद से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी तबाही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं वो बेमिसाल है। गौरतलब है कि हाल ही में सानिया मिर्जा ने जिम्बाब्वे की टेनिस खिलाड़ी कारा ब्लैक के साथ WTA स्पर्धा का डबल्स का खिताब जीता है। सानिया मिर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ी हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।